नमस्कार। आज हम बात करेंगे केंद्र में मोदी सरकार के पिछले 5 सालों के साथ दूसरी बार की सरकार भी, जिसे पूरे 1 साल हो गए। अब बिहार में भी चुनाव होने हैं। फिर से मोदी जी और अमित शाह को बिहार की धरती की याद सताने लगी है। लेकिन शायद उन्हें याद होना चाहिए, पूर्व में जो भी वादा किए थे बिहार वासियों को, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। बिहार में भी एनडीए की गठबंधन की सरकार है। परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने चिल्ला कर लोगों को बताया था कि बिहार राज्य को 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, साथ में 3,76,000 करोड़ अलग से दिया जाएगा। उसमें से अब तक कितना पूरा हुआ है? दूसरी बात, जो बिहार के प्रवासी मजदूर बाहर फंसे थे, उसमें बिहार के एनडीए सरकार के साथ केंद्र सरकार ने सहयोग कितना किया, कितनों को मुफ्त भोजन दिया और घर तक पहुंचाने का काम किया। क्या लगता है बिहार के लोग सब भूल गए हैं, या प्रवासी मजदूरों के पांव में पड़े फफोले के निशान मिट गए? या कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं के आगे सच टिक नहीं सकता और जुमले की बाढ़ से बिहारियों को घायल कर दिया जाएगा? केंद्र में मोदी सरकार को 6 साल हुए हैं और इस पर नज़र ठीक से डालें तो बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में सही सरकार का चयन करना बहुत आसान हो जाएगा। जनता ही तय करती है कौन सरकार बेहतर प्रदेश और देश के लिए होगी। सबसे पहले 15 लाख का जुमला सभी को याद होगा, जो मोदी जी ने ताल ठोक कर कहा था, सारा काला धन जो विदेश में अमीरों का जमा है उसको लाने का काम करेंगे और लोगों को देंगे। जुमला इसलिए बोला जा रहा है कि स्वयं ये बात अमित शाह जी ने कहा था। चुनाव में ऐसे ही बोल दिया जाता है, इसमें सच्चाई नहीं होती है। तो मानकर चलिए, इस बार बिहार चुनाव में भी जितनी लोग लुभावन बातें होंगी, सब झूठ का पुलिंदा ही होगा। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से 5 साल में मिलने वाला है। और ये वो मेरा 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज है उससे अलग है। देश की अर्थव्यवस्था जैसे हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जीडीपी अब तक के इतिहास में इतना नीचे नहीं गया था जो अब है। देश की अर्थव्यवस्था गिरते रहने के कारण नोटबंदी के साथ जीएसटी भी है, जिसने व्यापारियों और उद्योगपतियों का कमर तोड़ दिया है। उसमें भी मोदी जी चीख कर देश की जनता से समय मांगा था और कहा था, अगर इसके बाद नहीं हुआ तो किसी भी चौराहे पे जनता जो सजा देना चाहे दे सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कांग्रेस को बर्बाद करने का भूत सरकार के सर से उतर नहीं रहा था, जिस वजह से देश में बर्बादी हुई है। आम जनता की जान गई, शादी में बाधा उत्पन्न हुए और किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसका जवाब सरकार के पास नहीं, सिवा बतौलेबाजी के। सर, हमारा हार्डन बनी, हमें रिटर्न चाहिए बस। जहर खाने की नौबत आ चुकी है। आरबीआई ने लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। किसका पैसा है वो? हमारा पैसा दिया उन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फडणवीस जी या महाराष्ट्र का मुंगेटवार जी कोई नहीं बोल रहे इस बारे में। अगर हमारा ये सब जाएगा हम सुसाइड करेंगे। हमारी दिवाली काली हो गई, नवरात्रि काली हो गई, हम लोग रातों रात रोड पे आ गए। मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बाहर। इस बार तो आरबीआई ने भी मान लिया है कि इकोनॉमी इज इन डेंजर, सो मच सो दैट बांग्लादेश हैज नाउ सरपास्ड इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग साउथ एशियन इकोनॉमी। पर सानू की भारत में सब अच्छा है,
MTNL, BSNL को बर्बाद करने के बाद मोदी जी का टारगेट है ये BPCL, कॉनकॉर्ड, BEML और SCI का दिवाला। वाह मोदी जी वाह वाह। एंड दिस इज नॉट ऑल, रेलवेज को भी पटरी से उतार दिया है। पर देश में कितनी भी मंदी आ जाए, मोदी जी अपने मित्रों को नहीं भूलते। यू टर्न सरकार ने एक और यू टर्न लिया है एंड रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 30% टू 22%। अगर मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होती तो शायद इनकम टैक्स रेट कम कर देते, जिससे कॉमन मैन को भी बेनिफिट होता, जो 90% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की GDP में। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इन दी एंड सरकार ये तो मानती है कि उनका बजट फ्लॉप रहा है एंड दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग यू टर्न्स एवरी डे एंड ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स। ये ऐसे ही यू टर्न ले लेकर देश को घुमाते रहेंगे, टेकिंग अस ऑल फॉर अ राइड। अगर रोजगार की बात करें तो हर साल मोदी सरकार ने 1 से 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। रोजगार नहीं दे पाने पर युवाओं को पकौड़े बेचने की सलाह फिर देना शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में चपरासी की बहाली में लगभग 93,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। बेरोजगारी अब तक 45 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट NSSO ने जारी कर बताया था। रेलवे में सबसे निचले स्तर के नौकरी ग्रुप डी में 60,000 रिक्त स्थानों के लिए तकरीबन 82 लाख से ऊपर युवाओं ने फॉर्म भरा था, जिसमें ग्रेजुएट के साथ PhD होल्डर भी कतार में लगे थे। आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सड़क और विद्युतीकरण को लेकर जितना विज्ञापन में खर्च किया गया है, जितना लोगों को बताया जाता है उतना नहीं है। हालांकि सड़क बने ज़रूर हैं और उस पर खर्च भी काफ़ी हुआ है, लेकिन सड़क मजबूत कितनी है, टिकती कब तक है, इसको भी देखना ज़रूरी होता है। वैसे ही विद्युतीकरण की बात जब सरकार करती है, खुद की तारीफ करते हुए नहीं थकती और कहा जाता है देश के सभी प्रदेश के गांव तक काम पूरा किया जा चुका। ये भी जुमला है, क्योंकि कागज़ पर काम तो पूरा है, लेकिन अब भी बहुत से प्रदेशों के गांवों में काम अधूरा है या कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अब बात पेट्रोल डीजल की कर लें तो पता चलेगा जो भाजपा केंद्र में आने से पहले मनमोहन सरकार का हर रोज़ तेल को लेकर घेराव करती थी, वो आज जब केंद्र में खुद आ गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल जितनी बार सस्ती हुई है, देश में दाम हर बार सबसे ज़्यादा रहा। हमेशा पाकिस्तान को कोसते रहे, लेकिन आज पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थिति हमारे देश से ज़्यादा बेहतर हो गई है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी तेल की इतनी कीमत नहीं है। बस सरकार की लूट ही इसे बताया जा सकता है। आम जनता के लिए या तो सरकार के पास घोषणा है या फिर जुमला। राहत किधर भी किसी क्षेत्र में नहीं है। महिला रक्षा और सम्मान की बात करेंगे तो इसमें भी ये सरकार फिसड्डी रही है। ऐसा लगता है भाजपा में जो महिला है उसके सिवा देश में कोई महिला नहीं। भाजपा के सांसद, MLA और कैबिनेट मिनिस्टर्स की संलिप्तता हमेशा किसी रूप में देखी जा रही है। चाहे कठुआ के बलात्कारियों के संरक्षण के लिए हो, उन्नाव में बलात्कार ने देश को झकझोर दिया था, तो बंगाल में बच्चों की तस्करी करने में भाजपा का ही नाम आया। बात यही नहीं रुकती है। जब कोई भी महिला सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसके चरित्र पर उंगली उठाया जाता है, देशद्रोही बोला जाता है और जेल के अंदर कर दिया जाता है। चाहे ज़फूरा ज़ारगर हो, साहिला रशीद हो, सौरा भास्कर हो, निर्भया की मां को इंसाफ के लिए तरसा दिया गया था। आखिर इसकी वजह क्या थी? सिर्फ पब्लिसिटी से नारी को सम्मान मिल जाएगा? सरकार ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ना चाहती है जो रात दिन सोशल साइट पर गंद फैला रहे हैं? कौन है ये अंधभक्त लोग? किधर से शक्ति इनको मिली है? सरकार के खिलाफ बोलने वाले का पता लग जाता है, लेकिन देश में जहर घोलने वाले लोग, नारी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोग नहीं कभी पकड़े जाते। ऐसा क्यों? सरकार की नाकामी मानिए या इन जैसों को समर्थन? महिलाओं के खिलाफ इस तरह के मामले उन सरकारों की पोल खोल रहे हैं जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती नहीं थकती, तो कभी रोमियो स्क्वाड बनाकर मंचलों का पकड़ने का दम भरती है। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों की कलई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के उन आंकड़ों से खुलती है जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बीते 3 साल में बढ़ा है। हाल ही में जारी NCRB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के दावों की पोल खुलती नजर आती है।
एनसीआरबी की इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलेगा कि 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,59,849 मामले दर्ज हुए, जबकि 2016 में ये संख्या 3.38 लाख थी। साल 2015 की बात करें तो इस वक्त महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.29 लाख मामले दर्ज किए गए। 2017 में महिलाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या के 223 मामले दर्ज हुए हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में गैंगरेप के सबसे ज्यादा 64 मामले दर्ज हुए। असम में 27, महाराष्ट्र में 26, तो वहीं मध्य प्रदेश में गैंगरेप के 21 मामले दर्ज हुए। दिल्ली में 2017 में 6 गैंगरेप हुए हैं। महिलाओं के अपहरण के मामले भी लगातार बढ़े हैं। 2017 में महिलाओं के अपहरण के कुल 6,63,033 मामले दर्ज हुए। महिलाओं का सबसे अधिक अपहरण भी जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ महिलाओं के अपहरण के 14,993 मामले दर्ज हुए। मसलन उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले में सबसे आगे है। इसके बाद 6,248 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे, 6,182 मामलों के साथ बिहार तीसरे और 1,033 मामलों के साथ झारखंड चौथे स्थान पर है। तेलंगाना की बात करूं, जहां हैदराबाद की घटना सामने आई थी, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 934 मामले दर्ज हुए हैं। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के अपहरण का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध दर्ज जो है वो नागालैंड में है। 2017 में महिलाओं का बलात्कार करने का प्रयास करने के मामले भी बढ़े हैं। इस दौरान महिलाओं का बलात्कार करने का प्रयास करने के 4,152 मामले बढ़े। थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में यौन हिंसा की जो दर है वो दुनिया में सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दुनिया भर में सबसे अधिक भारत में ही दर्ज होते हैं। हर 3 मिनट में एक महिला के साथ कहीं ना कहीं अपराध हो रहा होता है। निर्भया कांड के बाद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घटने के बजाय बढ़े हैं। अब चलिए उन आंकड़ों की बात करें जब बलात्कार या हत्या के मामले दर्ज तो कर लिए गए, लेकिन उनकी जांच जो है वो लंबित रहती है, यानी पेंडिंग रहती है। 2017 में महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के साथ उनकी हत्या के 108 मामलों की जांच पेंडिंग है। इस दौरान महिलाओं के अपहरण के 1,83,082 मामले हैं, जिनमें से 14,406 मामले जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वालिटी के सर्वे के मुताबिक 24% भारतीय पुरुषों ने अपने जीवन काल में कभी न कभी यौन हिंसा की है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों की जो घटना है उससे देश भर में गुस्सा है, लेकिन ऐसे मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद अधिकतर राज्य सरकारें जो हैं वो उदासीन बनी हुई है। महिला सुरक्षा के लिए स्थापित निर्भया फंड में से कुछ राज्यों ने जहां नाम मात्र की धनराशि खर्च की है, तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां विभिन्न मदों में एक भी पाई खर्च नहीं हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान निर्भया कोष के आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आवंटित धनराशि में से 11 राज्यों ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के अलावा दमन और दीव शामिल हैं। किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी सरकार ने हवाई सिर्फ बातें की। पूरे 6 वर्षों में किसानों को ठगा गया, बहलाया गया, उनका मजाक बनाया गया। हर राज्य में फसलों के दाम को कम किया गया, जिसकी वजह से किसान हतोत्साहित होकर जान तक अपनी गंवा दिए। कितनों ने खुद की फसल को बर्बाद कर दिया। MSP दुगुना करने की बात भी सरकार की झूठी निकली। ये सरकार खुद जानती है कितना किसानों का अब तक किए हैं, लेकिन कबूल करना मंजूर नहीं। किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध जताया, अपना मूत्र तक उनको पीना पड़ा। मुंबई में भी विशाल विरोध सरकार के खिलाफ किसानों का देखने को मिला, लेकिन सरकार के कानों पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। दलितों और आदिवासियों का देश में क्या हाल है, इस पर भी सरकार अब तक खुद का पीठ थपथपाते नहीं कभी थकी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स सिर्फ नाम के लिए, इसमें कितने दलित और आदिवासियों को फायदा मिला है यह सरकार नहीं बताएगी। स्क्रीन पे जरा पढ़ना शुरू कीजिए, एक तो नहीं 1450 नाम। ये सभी ने खुदकुशी की, ये किसानों के नाम है। कर्ज में डूबे करीब 35 किसानों ने अब तक फसल की बर्बादी के बाद खुदकुशी कर ली है। लाखों लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा स्थिति ऐसी आ जाएगी कि खुदकुशी करें या किडनी बेचें? 326 किसान खुदकुशी कर चुके हैं अब तक, और जो बचे हैं वो घास का जूस पीकर किसी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। भी खराब हो गई,
पूरी बाने हो गई आई, अब कैसे क्या होगा। 7 किसानों ने खुदकुशी की इजाजत मांगी है और उनका बहुत साफ कहना है, बर्बाद फसल का मुआवजा मिला न राहत मिली। सुनिए प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के मन की बात। मोदी सरकार, किसान लोग तो उनसे बहुत अपेक्षा किए थे, जो इन्होंने वादा किया, वादा में हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उनकी तो बात ही मत करिए, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, फसल एकदम बर्बाद हो गई है, हम लोग तो सड़क पे आ गए। किसान केवल इनके वादा पे तो वोट दे दिए भरपूर, जितना देना नहीं चाहिए उतना 90% दे दिया, मगर उसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है। हम लोग तो बिल्कुल ठगे महसूस हो रहे हैं मोदी सरकार में। पिछली बार हम लोगों ने बासमती धान बेचा था 4200 रुपए में, आज हम लोग बेच रहे हैं 1500 में। मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं किसान से। किसान तो इसमें फसल बर्बाद हो गया, उसकी गेहूं बर्बाद हो गई, उसका गन्ना बर्बाद हो गया, ना उसको पेमेंट मिल रहा है गन्ने का, ना गेहूं की उसकी खरीदारी हो रही है। मोदी जी ने सिर्फ एक नारों के ऊपर अपनी सरकार बनाई थी और वो आज बिल्कुल फेल है मोदी जी। गेहूं का फसल बिल्कुल बेकार हो गया, रोज आना टीवी में दिख रहा है कि अच्छा दिन आने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। जवान जय किसान का नारा मर जवान मर किसान में बदल गया है। सरहदों पर जवान मर रहे हैं और खेतों में किसान मर रहे हैं। धोखाधड़ी से कह के बोल बजा के अच्छे दिन आने वाले, क्या अच्छा दिन आया तो समझ में नहीं आ पाया, ये अच्छे दिन होते कौन थे। जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान। अब जब बात सामाजिक एकता की करें तो मोदी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। कोई भी चुनाव बिना हिंदू मुस्लिम किए भाजपा नहीं लड़ सकी है। दंगा फसाद, भड़काऊ भाषण, धर्म का उन्माद फैलाकर ही भाजपा सत्ता का सुख भोगने में कामयाब अब तक रही है। भाजपा के सत्ता में आते ही लव जिहाद, गौरक्षा, एंटी रोमियो स्क्वाड और लिंचिंग में न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें दादरी, अलवर, लटेहार जैसी घटना शामिल है। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा तो बना दी, नाम भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया गया, लेकिन कितनी एकता, शांति, सौहार्द की मंशा सरकार, उनके मंत्रियों, प्रवक्ताओं और समर्थकों की रही है, ये बताने की जरूरत नहीं। सभी ने इनके हर रूप और झूठ को देखा है। इस आग में घी का काम गोदी मीडिया ने भी बखूबी निभाया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे देश में ख़त्म हो गई है। सरकार अपने खिलाफ नहीं सुनना चाहती। जो कोई भी सरकार के नाकामी को बताता है उसको परेशान किया जाता है। ट्रोल करना आम सी बात है समर्थकों और भाड़े के टट्टुओं के लिए। देश में बहुत से जर्नलिस्ट, समाज सेवी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए सज़ा भुगत रहे हैं। किसी को चैनल से निकाला गया, किसी को धमकी मिली, किसी को अर्बन नक्सल्स में शामिल कर दिया गया। आम जनता भी सुरक्षित नहीं। कहीं भी किसी प्रदर्शन में उनके ऊपर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया जाता है। सरकार के समर्थक द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट की जाती है। इनमें जान तक भी लोगों की जा चुकी है। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर का कोई नहीं भूल सकता जिस तरह से दंगा इन सब ने दिल्ली में भड़काई थी, लेकिन सुरक्षा इन जैसों को सरकार हमेशा से देती रही है। कौन ऐसा माहौल किसी देश और राज्य में चाहेगा? सरकार को जनता चुनती है। जनता को फैसला करना है कि सच्ची देशभक्ति पर फर्जी देशभक्ति करने वालों को हावी होने देंगे, बलात्कारियों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े होंगे, या फिर सभी धर्मों का सम्मान करते हुए संविधान और इंसानियत को मानते हुए देश को सशक्त बनाएंगे। फैसला बिहार का भी जनता के हाथों में है। इस बार का 2020 विधानसभा चुनाव काफी निर्णायक है, इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि जिस तरह मजदूरों के साथ राज्य और केंद्र सरकार ने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। देखना दिलचस्प होगा जुमलों के बाण से बिहार वासी बचते हैं, इस प्रदेश को बचाते हैं, इसमें ढेर हो जाते हैं, या ये समय आने पर पता चलेगा।